चित्रपट दवाई चौविहीन जानते वंदिता रहन्ते जीवस परुगणं मोक्षम्। सम्यक मिथ्यात्व का स्वरूप सदग्रहणा सदग्रहण जस्ते जीवेश ओई तच्चेसु विरया विरयेण सम्मामिच्छोत्तिनाय वो। श्रद्धान और अश्रद्धान जीवादिक तत्वों में जिसका होता है वह विरता विरत की भांति सम्यक मिथ्यात्वी जीव है ऐसा जानना, जिसके वजह से जीवों के तत्वों में श्रद्धान और अश्रद्धान जीवों के नहीं होना था, जीवादि होना था। जीवेषु तच्चेषु जीवादि पदार्थों के बारे में सप्तमी सप्तमी है, दोनों सप्तमी है। जीवेषु होई तच्चेषु, तो वो सील लगाने से बहुत ही व्यवधान आता है। तो दुरंत दुर्ध्यान हमेशा होता है। वो गाथा के ऊपर ही सील लगा दिया। तो इसको विरता विरत के समान का, विरत रूप भी परिणमन है और अविरत रूप भी परिणमन है। वैसे ही सम्यक रूप भी परिणमन है और मिथ्यात्व रूप भी है। क्योंकि जस से जो पद आया है उससे ये सूचित हो रहा है कि जिसके जीवादिकों में, जीवादिक तत्वों में श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों होते हैं और वो विरता विरत की भांति सम्यक मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा जानना। सीधी बात है। संयथा संयत का उदाहरण मिश्र गुणस्थान के लिए दिया। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि वो अविरत जैसा नहीं है। मिश्र गुणस्थान वाला पहले जैसा नहीं, चौथे जैसा। बिल्कुल। पंचम गुणस्थान वर्ती जीव चौथे जैसा नहीं, छठवें जैसा नहीं। साम्य हुए बिना उदाहरण दिया जाता है क्या? सही बात है। किन किन बातों को नकारने हेतु पूर्वाचार्यों के वचनों का अपलाव किया जाएगा? तात्विक दृष्टया इतना बड़ा संकट विकराल बनकर आ रहा है और जिन लोगों को इस बात को लेकर चिंता होनी चाहिए वे आराम से रह रहे। मिश्र गुणस्थान के लिए विरता विरत का उदाहरण प्रमाणित करता है कि विरता विरत अविरत के तुल्य नहीं है। क्या अविरत सम्यक दृष्टि के
संयम लब्धि स्थान कहे गए, बिल्कुल नहीं। देश संयम के कहे गए के, असंख्यात लोक प्रमाण संयमा संयम लब्धि स्थान का है। और लब्धि सार लिखने वाले, कितनी बड़ी बात है। बहुत सुंदर। लब्धि सार लिखने वाले सिद्धांत चक्रवर्ती रहे हैं। कल के भट्टारक या आज के पंडित नहीं है, ठीक बात है। सिद्धांत निचोड़कर जिन्होंने अवगत किया है, शुल्लक पद की गरिमा जान बूझकर समाप्त करने पर ये लोग उतारू हो चुके। ऐसे जो विवाद बिंदु है, मेरे दिमाग से उतरते नहीं मारे। कुछ भी पढ़ू, कुछ भी सुनो, केंद्र बिंदु वही रहता। और एक बात, सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक में मिथ्यात्वा विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः, इस सूत्र में अविरति कितने प्रकार की कही गई है। अनंतानुबंधी कषाय जनित अविरति उसमें कही है कि और बाद में कही है 9वें अध्याय में। असंयम त्रिधा त्रिधा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान उदय वेदा, ऐसी पंक्ति है, अपन देख लेते हैं। तो फिर संयम धर्म निकालना पड़े। नहीं अभी निकला है ना 9वें संयम। अध्याय। हाँ 9वें अध्याय का ही निकालो। आश्रव निरोध संवर, उस अविरति के अभाव में अविरति जनित जो आश्रव था उसका संवर होता है, ऐसा है उसमें। तो धौला की 8वीं पुस्तक में किन प्रकृतियों की किस कारण बंध विच्छित्ति होती है, इसका वर्णन करते समय त्रसजीवों के निमित्त से, विराधना के निमित्त से होने वाली अविरति देश संयत गुणस्थान में छूट गई। ठीक है। क्या चौथे में छूट गई क्या? नहीं। अगर छठे में ही छूटने वाली है तो 5वें तक उसका आश्रय होना चाहिए। ठीक है। अभी हम राजवार्तिक में देख रहे हैं। राजवार्तिक में 9वें अध्याय के प्रथम सूत्र में 26वां वार्तिक है। असंयमस त्रिविधा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान उदय विकल्पात।
तत्प्रत्ययस्य तदभावे संवरः, तत्प्रत्ययस्य कर्मणः इति शेषः। इसमें व्याख्या में लिखा हुआ है तत्प्रत्ययस्य कर्मणः तदभावे संवरो विषयः। तो भिन्न भिन्न हो गए ना प्रत्यय, सीधी बात है। छब्बीस मिथ्यात्व का स्वरूप 170वीं गाथा। मिच्छा दिट्ठी जीवो उवीठम पवेणम न सदहै असभावम उवीठम अणुवीठम वा। मिथ्या दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन पर श्रद्धा नहीं करता, असत स्वरूप पर चाहे वो उपदिष्ट हो अथवा उपदिष्ट न हो श्रद्धा करता है। उपशम सम्यक की उत्पत्ति के विषय में सर्वोपशम और देशोपशम का नियम। सम्मत पडम लंबो सैलोव समादु भव जीवाणम नियमेण हुई अवरो सबवोव समादु देशो देश पसमावा। भव जीवाणम सम्मत पडम लंबो सैलोव समादु हुई नियमेण हुई। भव्य जीवों को प्रथम सम्यक्त का लाभ सकलोपशम से ही होता है, नियम है। और अवरोह ये अपर में क्या कौन सा लेना, द्वितीय ऑप्शन। इन्होंने हिंदी में उसको कुछ और कहे, वस्तु तो द्वितीय ऑप्शन ही होना चाहिए। और अवरोह का अर्थ होता है ये पढ़म सम्मत पढ़म लंबो। अवरोह यानी जो दूसरा लाभ है सम्यक्त का, वह सबो समादु देश देश पसमावा, सर्वोपशम पूर्वक होता है अथवा देश प्रशम से होता है। अब इसको ऐसे घटित करते हैं ना कि द्वितीय ऑप्शन जो होता है वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना से भी होता है और बिना विसंयोजना के भी हो सकता है। ये देखना होगा। अगर बिना विसंयोजना के होगा तो सर्वोपशम से होगा, और विसंयोजना के साथ होगा तो फिर विसंयोजना कोई उपशम नहीं है, वो तो संक्रमण है। तो फिर देशोपशम मतलब सिर्फ दर्शन मोहनी के उपशम से हो जाएगा। लब्धि सार के द्वितीय उपशम सम्यक्त्वाधिकार में देखना पड़ेगा। लब्धि सार इसमें इन्होंने हिंदी अनुवाद में लिखा है कि किंतु अपर अर्थात द्वितीय आदि बार प्रथम सम्यक्त अगर होता है, अर्थात औपशमिक सम्यक दर्शित अगर दूसरी आदि बार होता है तो सर्वोपशम अथवा देशोपशम। देशोपशम से तो हो ही नहीं सकता। अनादि मिथ्या दृष्टि को 5 प्रकृतियों हाँ ये तो ठीक। और शादी को 7 प्रकृति। और जीवकांड के अनुसार वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े सम्यक्त होने के बाद होते हैं। हाँ। हाँ दूसरा भाग तो क्षपणासार है। जब करण लब्धि होती है
तो अनिवृत्तिकरण परिणाम के निमित्त से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए। ये राजवार्तिक का कथन है, लेकिन गुम्मटसार का कथन अलग है। जंतेण को उद्दवम वा पड़ मुव सम भाव जंतेण मिच्छा दवंतु तिधा। ये बात आई ना। हम्म। मिच्छन दवंतु तिधा असंख गुणहीन दव्व कमा। ये गाथा है, ये बिल्कुल शुरू में ही गाथा है, 11वीं गाथा, गुम्मटसार कर्मकांड। जैसे यंत्र के द्वारा कोदों के 3 भाग हो जाते हैं, छिलका अलग होता है, लालिमा अलग होती है, और अंदर जो चावल होता है वो अलग होता है। चावल जैसा दाना रहता है ना कोदों का, वो। इसी प्रकार प्रथमोपशम सम्यक्त रूपी भाव यंत्र द्वारा मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। यानी उनने 25 प्रकृतियों का उपशम करके सम्यक्त प्राप्त किया। 25 नहीं, कितने, 26। एक मिनट, 25 कषाय थे, और नहीं, 7 नहीं, 5 प्रकृतियों का उपशम। 5 प्रकृतियों का, 25 भूल से हो गया। 5 प्रकृतियों का उपशम करके सम्यक प्राप्त किया, 7 के बदले 5 किए थे। फिर बाद में सत्व में 3, जब मिथ्यात्व के 3 खंड हुए, तो सत्ता में 7 का उपशम हुआ। लब्धियों के माध्यम से तो 5 का ही उपशम किया। जिस जीव के अकेला मिथ्यात्व सत्ता में पड़ा है, पहली बार कोई भी मिथ्या दृष्टि सम्यक प्राप्त करता है तो 7 5 की ही सत्ता होती है उसको। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तो टूटने के बाद बनती है। और अगर उद्वेलना काल निकल चुका है, जैसे कोई उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ फिर मिथ्यात्व में चला गया, और पल्ले का असंख्यातवा भाग काल व्यतीत हो जाए, तो भी वो प्रकृतियां अपने आप फिर से वापस मिथ्यात्व में चली जाती है। उसके परमाणु, जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बनी थी, वो वापस मिथ्यात्व में मिल जाती है। तो फिर वापस 5 की सत्ता होती है, तो 5 का ही उपशम करते हैं। अथवा अगर नहीं किया तो फिर 6 का उपशम भी बताया है, और 7 का उपशम भी हो सकता है दूसरी बार प्रथम सम्यक प्राप्त करते समय। अगर वो उद्वेलना हुई नहीं है पूरी, लेकिन उतना काल व्यतीत हो गया है, अभी होने वाली उद्वेलना कुछ समय में, लेकिन उतना काल अगर पल्ले का असंख्यात व भाग काल निकल गया, तो 5 6 अथवा 7 प्रकृतियों के उपशम से भी औपशमिक सम्यक्त हो सकता 6 प्रकृतियां मतलब सम्यक प्रकृति मिश्र बढ़ गई। है। हाँ जी, हाँ, सम्यक प्रकृति मिश्र मिश्र में वापस चली गई, फिर मिश्र जो है वो मिथ्यात्व में जाती है। तो 5 रही। हाँ, तब 5 रहती। हाँ, द्वितीय उपशम अधिकार निकालना।
यानी 171वीं गाथा का जो हिंदी अर्थ है ना, उसी पर अपना विचार चल रहा था कि ये जो इन्होंने एक अवरो लिखा है ना, तो अवरो सम्मत पढ़म लंबो, सम्यक का प्रथम लाभ, तो इन्होंने अपर का अर्थ सम्यक का द्वितीय आदि लाभ ऐसा अर्थ निकाला। सादी मिथ्या दृष्टि को फिर हुआ हाँ, उपशम से। तो सर्वोपशम से या देशोपशम से होता है, ऐसा बता रहे। इसके बाद वाली गाथा में हो सकता है कुछ समाधान। सम्मत्तादिम लंबस्तानंतरं निश्चयेन नायवो मिच्छा संगो पच्छा अन्नसदुहो भयणिजो। जिस जीव को प्रथम बार प्रथम सम्यक हुआ है, उसके लिए निश्चयतः मिथ्यात्व का संग जानना। पहली बार जो औपशमिक सम्यक दृष्टि बनता है, उसको मिथ्यात्व में आना ही पड़ता। पच्छा पश्चात, अन्नसदु कोई दूसरा जीव है जिसको पहली बार प्राप्त हो चुका था कभी, अब दूसरी तीसरी जब भी प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर भय जो भजनी है, वो मिथ्यात्व में जा भी सकता है, या तीसरे में भी आ सकता है, या उपशम सम्यक क्षयोक्षम समय को भी प्राप्त हो सकता है। समय प्रकृति का उदय आ जाएगा, फिर क्षयोक्षम समय दृष्टि बन जाएगी। इस प्रकार सम्यक मार्गणा संपन्न हुई। अब संजनी मार्गणा है, सैनी और असैनी का स्वरूप। सिक्खा किरियो वेस, सिक्खा किरियो वेसा, नहीं किरियो, तो वही कैसे पढ़ेंगे? द्वितीय नहीं, वो तो अर्थ तो अपन लगा लेंगे विभक्ति का। अभी पाठ वो आर्या छंद में 12 मात्रा पर रुकना है, 12 मात्रा नहीं बन रही। वो तो शौर से नहीं कर दिया उन्होंने देसा में। या ओ को प्राकृत में कभी कभी जो दीर्घ होती है ना, दीर्घ स्वर होता है, उस पर एक ऐसे चंद्राकार बनाते हैं, तो उसका उच्चारण एक मात्रा में करना होता। सिक्खा किरियो ऐसा, ऐसा बनेगा। आलावगाहि मणोवलंबेन जो जीवो सो सन्नी तब विवरीयो असन्नीय। जो शिक्षा को, जो क्रिया को, और जो उपदेश और आलाप को ग्रहण करता है, समझता है, मनोवलंबेन मन के अवलंबन द्वारा जो शिक्षा को, जो क्रिया को, जो उपदेश को और जो आलाप को ग्रहण करता है, समझता है, सो जीवो सन्नी, वह जीव सैनी जीव होता है। तब विवरीय असन्नीय, और उससे विपरीत असैनी होता है। आलाप का अर्थ क्या लिया है? पुकार। श्लोक आदि के पाठ को आलाप कहते हैं, ऐसे नीचे लिखे हुए हैं। अच्छा, नीचे टिप्पण में एक गाथा दी है उस सम्यक के विषय में। घुमटसार जीवकांड सम्मत पड़म लंबु सवोव समीणतः वियट्ठेण भजियव्वो या अभिक्खम सवोव समीण देसेन। ये कसाय पाउडर की गाथा दी, गाथा 104।
वियट्ठेन होगा, विनट्ठेन होगा? ये धवला की, जय धवला की 12वीं पुस्तक में मिलेगा ये विषय। देखते हैं, मुझे कुछ सीखने मिलेगी नई बात। और जो नीचे टिप्पणी में थी ना गाथा, हाँ वो 104 है। 105वीं गाथा में जो लिखा है वो ये है, सम्यक दृष्टि जीव नियम से उपदिष्ट प्रवचन पर श्रद्धान करता है और गुरु नियोग से असत्यार्थ पर भी श्रद्धान कर लेता है। 105वीं गाथा है, नहीं 107वीं गाथा है। और ये 104वीं गाथा जो है ना, इसमें कुछ खास है। ये वही प्रकरण चल रहा है सम्यक। अब ये औपशमिक सम्यक का वर्णन है। हम्म? नहीं, जयधवला में इसकी व्याख्या मिलेगी। किसमें नहीं है? जयधवला हुआ मूल सिद्धांत ग्रंथ करके फोल्डर होगा। पुस्तक 12, सम्यक अनुयोग द्वार 10, अधिकार 10। प्रकरण तो मिल गया। हम पृष्ठ 298 पर है, 96 नंबर की गाथा। इसके आगे 12वें पेज नंबर 316। सम्मत पड़मलंबु सवोव समीणतः वियट्ठेण, वियट्ठेण ही दिया पाठ। सम्यक्त का प्रथम लाभ सर्वोक्षम से ही होता है तथा विप्रकृष्ट जीव के द्वारा भी सम्यक्त का लाभ सर्वोक्षम से ही होता है। किंतु शीघ्र ही पुनः पुनः सम्यक को प्राप्त करने वाला जीव
सर्वोपशम और देशोपशम से भजनीय है। वियठेण का अर्थ था विप्रकृष्टेण, क्योंकि वो सत्ता में वो एक प्रकृति ऐसे मिल जाएगी ना, उद्वेलना काल निकल जाएगा तो फिर वो प्रकृति एक हो जाएगी, मिथ्या प्रकृति हो जाएगी, तो फिर सर्वोपशम करना होगा। फिर देखिए क्या लिखा है इसमें, एदस भावत्व, इसका भावार्थ, सम्मतम घेतुन पुणो मिच्छतम परिवज्य, सम्यक को ग्रहण करके वापस मिथ्यात्व को प्राप्त होकर, सम्मत सम्मा मिच्छतानि उद्वेलिदून, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्या प्रकृति को की उद्वेलना करके, पलिदो वमस असंख्यजति भाग मित्त कालेण वा, पल्लवों के असंख्यात भाग मात्र काल द्वारा, जो सम्मतम परिवज्य, अद्ध पुग्गल पर्यट मित्त कालेण वा, अथवा अगर लंबा अंतराल हो जाए तो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल मात्र भी जो सम्यक को प्राप्त होता सो भी, वह भी सवो समेणेव परिवज्य भणिदम होती, सर्वोपशम से ही सम्यक को प्राप्त होता है, ऐसा कथन होता है। भजियव्यो या अभिक्खम, और जो पुण्य सम्मत्तो सम्मत्ता तो परिवदिदो संतो लहुमेव पुणो पुणो सम्मत गहनाभिमोह हुई, जो सम्यक से गिरकर कम कम समय में ही बार बार सम्यक को के ग्रहण के अभिमुख होता है, सो सर्वोप समेण वा देशो समेण वा सम्मतम परिवज्य, वो सर्वोपशम के द्वारा भी और देशोपशम के द्वारा भी सम्यक को प्राप्त करता है। किम कारणम, कारण क्या है, जय वेदक पाओग काल अभ्यंतरे चैव सम्मतम परिवज्य, यदि वेदक के प्रायोग्य काल के भीतर ही सम्यक को प्राप्त होता है तो देशो समेण, तो देशोपशम से होता है, देशोपशम से प्राप्त होगा तो फिर क्षयोपशमिक सम्यक को प्राप्त होगा। वेदक शब्द नहीं, वेदक प्रायोग्य काल का मतलब ये हो गया कि जिस काल के भीतर वो जीव सम्यक प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक भी बन सकता है, उसके योग्य काल को वेदक प्रायोग्य काल कह रहे हैं। बिल्कुल। तो देशो समेण, देशोपशम का मतलब ये हो गया कि वो सम्यक प्रकृति का उपशम नहीं होगा, उसमें बाकी प्रकृतियों का होगा उपशम। अन्नहा वुड, और अन्यथा सबो समेण परिवज्य, सर्वोपशम से सम्यक को प्राप्त करता है। तथ्य, इस प्रकार वहां भयनिजत दंसनाम, भजनीयपना दृष्टिगोचर होता है, भजनीयपने के दर्शन होते। तत् सर्वो समय नाम, सर्वोपशम किसका नाम है, तिन्नम कम्माणम उदया भावो, तीन कर्मों के उदया भाव को सर्वोपशम कहते, और सम्मत देश घादि पद्याण उदो देशो समोत्ति भण्ड दे, और सम्यक्त रूप जो देशघाती कर्म है उसका उदय रहे और बाकी दो का उपशम है, इसको देशोपशम कहते हैं। अब स्पष्ट हो गया, यानी सर्वोपशम में 7 प्रकृतियों वाला गणित नहीं जोड़ना है अपने, केवल दर्शन मोहनी संबंधी कर्म को लेना है प्रकृतियों को, कि अगर तीनों का उपशम करेंगे तो सर्वोपशम, 2 का करेंगे तो देशोपशम, और 2 का करने वाला नियम शिक्षा उपशमिक सम्यक दृष्टि होगा, और वो उपशम जो होगा वो सदवस्था रूप सदुपशम होगा, क्योंकि ये जो उपशम होता है ना दूसरा, ये अंतर्मुहूर्त का होता है, और वो जो उपशम होता है वेदक सम्यक दृष्टि वाला, वो क्षयोपशम के अंतर्गत जो उपशम बताया गया वो वाला उपशम। क्षय तो उदय क्षय है, उदय क्षय का अर्थ क्या होता है कि वो प्रकृति उदयावली में प्रविष्ट हो चुकी है, लेकिन उदय किसी अन्य प्रकृति का चल रहा है, तो वो जो निषेक है वो जैसे जैसे उदयावली में उसकी स्थिति घटेगी और वो उदय के अभिमुख होगी, तो वहां पर वो उदित प्रकृति के रूप में संक्रांत होकर के उदय में आएगी, तो उसका नाम उदय क्षय हो गया। उदयाभावी क्षय, हाँ, उदय क्षय उसको कहा। उदयाभावी क्षय, ये शब्द जो है पंडित गोपाल दास बरैया जी ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में लिखा है, सदवस्था रूप उपशम भी उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ,
पर मूल आचार्यों ने उदयक्षय और सदुपशम इन शब्दों का प्रयोग किया सर्वार सिद्धि आदि में। तो बात वही है कि उदय में आने के समय जो अपने सर्वघातित्व के क्षय पूर्वक देशघाती बनकर उदय में आती है, उस प्रक्रिया का नाम उदयक्षय है। और सदुपशम का अर्थ क्या है कि जो उदयावली के बाहर के निषेध, वो सत्ता में उपशांत पड़े हुए, वो यहां आकर के जो भी भाव बन रहा है जीव का, उसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो सत्ता में शांत पड़े हैं, तो सदुपशम है। ऐसे ही अर्थ है ना। बिल्कुल। ये क्षयोपशम को बहुत मतलब एक सुगम प्रक्रिया से हमने बताने का प्रयास किया कि इसका नाम क्षयोपशम, और एक देश घाती का उदय रहता है क्षयोपशम नियम। इसके बाद इसके अंदर जो गाथा 107 है कसाय पाउड की 12वीं पुस्तक में, इसकी भी वाचना हो चुकी है पपोरा जी में सन 1986 में। आप थे। हम थे ना। और उसके पहले 13वीं पुस्तक की वाचना उन्होंने खुरे में की थी सन 85 में, दीक्षा के पहले हमारी। हमारे लिए तो वो प्रथम वाचन ही समझ लीजिए, क्योंकि हम 84 में आए थे संघ में नवंबर में। तो महावीर जयंती के बाद वो प्रारंभ हो गई थी वाचना। मुनि सुव्रत भगवान के ज्ञान कल्याण के जन्म कल्याण के समय चली थी। वो पंडित कैलाश चंद जी भी थे वहां पर, और फुलचंद जी भी वहां पर आए थे पूरे में संभव था। पन्नालाल जी, जगन मोहन लाल शास्त्री, ये लोग सब आते ही थे। पूरा समूह था। वो विद्वान लोग क्या ऐसा है कि वो आ रहे हैं क्या, हाँ तो चलो हम भी चलते, ऐसा रहता। वो नहीं आ रहे हैं क्या, तो हम सोचेंगे वो जो उनके परिचित लोग रहते ना, उनके आने पर आते थे। और रात को जगन मोहन लाल जी छेड़ा ला लेते थे, तो काफी वहां की जनता जुड़ती थी। उनकी भाषा बहुत सरल, और व्याख्यान करते थे, वो समझाते थे। और पंडित जी जो थे पन्नालाल जी, वो अर्थ करते थे और थोड़ा बहुत समझाते थे, पर उनकी भाषा भी सरल होती थी, अर्थ करने वाली भाषा। कैलाश चंद जी और फूलचंद जी ये थोड़े जटिल थे। कैलाश चंद जी व्याख्या नहीं करते थे, फूलचंद जी व्याख्या करते थे। और कैलाश चंद जी जो थे प्राकृत पढ़ते थे, बिल्कुल सीधा अर्थ, जैसे उनकी मातृभाषा हो, इतना उनका अधिकार था प्राकृत, ऐसा अर्थ करते थे। फिर कोई पूछता था कि इसका और स्पष्टीकरण, बोले कि गौतम स्वामी से पूछो। कैलाश चंद जी का ऐसा रहता। फिर गढ़वारी लाल कोठिया जी भी, जवाहरलाल भिंडर वाले, ये सब जुड़ जाते थे उसमें, वाचनाओं में रहते थे। 9 वाचना हुई आचार्य श्री की सानिध्य, और शायद 4 या 5 हमारे सानिध्य में अलग से। तो एक वाच हम तो उसमें सब वाचनाओं में नहीं थे, क्योंकि सन 80 से शुरू हो चुकी थी वाचना, और 80 की वाचना में जिनेन्द्र वाणी जी साक्षात आए हुए। 80 और 81 ऐसे हुआ कि 80 में सागर में प्रारंभ हुई वाचना, 81 जबलपुर, फिर 82 फिर सागर, और 83 वाचना नहीं हुई क्योंकि जिनेन्द्र वाणी जी की सल्लेखना थी। फिर 84 में जबलपुर, 85 खुरई, 86 पपोरा जी, 87 ललितपुर, 88 फिर ललितपुर, 89 जबलपुर। बस ये 9 वाचना हुई आचार्य श्री की सानिध्य में। और हमारे साथ हुई है 94 में कटनी, 95 में गोल बाजार जबलपुर, 96 में नागपुर,
और 97 में छिंदवाड़ा। ऐसे 4 वाचनाएं हमारे साथ हुई। कौन थे साथ? पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य, जगन मोहन लाल जी, कोठिया जी ऐसे आए थे अलग से। वाचना में ये 2 प्रधान विद्वान हैं। कैलाश चंद जी और फूलचंद जी उस टाइम थोड़े से वो हो गए। तो ये बात आज समझ में आई कि सर्वोपशम से उपशम सम्यक्त होता है और देशोपशम से क्षयोपशम सम्यक्त होता है। आज इतना ही रखते हैं, हम आते हैं। हाँ।